हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं आज से, और वो सेशन हमारा करंट अफेयर का, ठीक है। और इसी चैनल पर आप लोगों को जैसा पता है, मैंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर लिया है, और इसी के साथ साथ में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल को भी चला रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये करंट अफेयर पूरा पढ़ सकते हैं। क्लियर। और जो हमारा ज्योग्राफी की क्लासेस डली हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो भी आप सेम यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, और जो एसएससी एग्ज़ाम, जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम पहली बार किसी टीचर की क्लास देखते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि ये क्लास हम ले रहे हैं, तो मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें ये पूछा जाएगा, यानी उसके लिए बेनिफिट करेगी क्लास कि नहीं करेगी, या इस क्लास से उसमें कुछ फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो पहले मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। जैसा आपको यहाँ पे करंट अफेयर की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो ये करंट अफेयर मैंने जो न्यूज़पेपर है कहाँ से लिया है। एक तो द हिंदू, ठीक है, दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस, तीसरा पीआईबी, ठीक है, चौथी जो भारत सरकार की वेबसाइट होती है, वहाँ से जो भी करंट अफेयर हमें मिलता है वहाँ से। ओके। तो ये हमारा करंट अफेयर की क्लास है, बिल्कुल डीप चलेगी, यानी एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। जैसे मान लो कोई भी चीज़ आती है, अगर मान लो हमें कोई चीज़ नहीं पता, जैसे हमें नहीं पता, अपर्दन नहीं पता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अपर्दन नहीं पता, तो अपर्दन से संबंधित पहले तो हम करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अपर्दन, तो ये हो गया हमारा अपर्दन। तो अपर्दन से संबंधित हम क्या देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे। ओके। फिर दूसरी बात, करंट अफेयर मतलब जो भी न्यूज़ होगा अपर्दन से संबंधित, लैंडस्लाइड बोलते हैं जिसको। फिर दूसरी चीज़ है इससे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो अपर्दन लैंडस्लाइड कहाँ होता है, ठीक है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम समझेंगे अपर्दन होता क्या है, कि अपर्दन क्या है। माफ़ कीजिए, अपर्दन को लैंडस्लाइड नहीं बोलते, लैंडस्लाइड बोलते हैं भूस्खलन को। तो अपर्दन क्या है वो सब एक, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टॉपिक करंट अफेयर का हमारे पेपर में आता है, यानी जो न्यूज़ पेपर में आता है, तो उस पेपर में जो करंट अफेयर होगा उसका बेस नहीं दिया होगा, यानी उसको समझाया नहीं गया होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट अफेयर न्यूज़पेपर का उठाएंगे, उसको अपने हिसाब से हम मॉडिफाई करके आपको पढ़ाएंगे। क्लियर। और हमारा जो करंट अफेयर का जो माध्यम रहेगा, यानी मीडियम रहेगा, वो क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं 20 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। हालांकि एक दिन पुराना करंट अफेयर है, लेकिन क्या है, मैंने क्लास आज से स्टार्ट किया है, तो मैंने ये सोचा कि एक दिन पीछे का करंट अफेयर लेके चलूँ। मैं एक दिन में 2 दिन का पढ़ा दूँगा, तो पूरा हो जाएगा कवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो करंट अफेयर करेंगे उसका हमारा वो तरीका क्या रहेगा पढ़ाने का, वो रहेगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेली अपडेट्स, यानी एक दिन के जो भी अपडेट्स आते हैं, फिर जो एडिटोरियल आते हैं जो हमारे मेंस के लिए काम आते हैं, फिर जो हमारे प्रीलिम्स फैक्ट रहते हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद एक चीज़ और रहती है, रैपिड फायर बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रैपिड फायर। तो आपसे कोई भी चीज़, जो भी एस्पिरेंट, एक बार मैं दोहरा देता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। आप इसके साथ साथ में मेंस की और प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं हर क्लास, हर टॉपिक के बाद, हर दिन के करंट अफेयर के बाद या हर टॉपिक के बाद मैं क्या करता हूँ, उसका क्वेश्चन साथ में लगा देता हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी हो कि हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे बनेगा। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेली न्यूज़ यानी डेली अपडेट्स को। तो डेली अपडेट्स का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश। पार्श्व का इंग्लिश क्या है, लेटरल एंट्री। अब ये जो
सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश है वो कौन से टॉपिक से संबंधित है, यानी हमारे एग्जाम में मेंस में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। पेपर 2 यानी जीएस पेपर 2 का जो एक सिलेबस में टॉपिक है वो क्या है, शासन व्यवस्था, ठीक है, उससे संबंधित। उसमें क्या एक लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका क्या है। ओके, चलिए, और जो हमने जो करंट अफेयर लिया है उसका सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस। क्या है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो यूपीएससी से संबंधित जैसे आयोग हैं, आयोग पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, तो आयोग से संबंधित, ठीक है। दूसरा ओबीसी, ये भी आयोग है। तीसरा एससी, ये भी आयोग है। एसटी, ये भी आयोग है। नीति आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ये हमारा पूरा टॉपिक क्या, आयोग से संबंधित। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, प्री की बात करूँ, फिर मेंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मुद्दा, नौकरशाही में उच्च पदों पर आरक्षण का मुद्दा, इसके निहितार्थ और आगे की राह। अब ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो न्यूज़ में क्यों आया, उसका कारण क्या है, यानी चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री पार्श्व प्रवेश योजना के माध्यम से सरकारी विभागों में विशेषज्ञ के रूप में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है, ठीक है। इस निर्णय की विपक्षी दलों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। जो निर्णय लिया गया है उसकी आलोचना की गई जो विपक्षी दल होते हैं उन्होंने। इस संबंध में इन्होंने तर्क दिया है कि इससे पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण संबंधी अधिकार प्रभावित होंगे। अब उससे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा लेटरल एंट्री स्कीम है क्या, वो समझेंगे, ठीक है। परिचय। लेटरल एंट्री से तात्पर्य सरकार के बाहर से व्यक्तियों को सीधे मध्य स्तर और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया है। तो लेटरल एंट्री यानी पार्श्व प्रवेश है क्या, सरकार के बाहर के व्यक्तियों को सीधे मध्य स्तर और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया है। यह डोमेन विशिष्ट विशेषता, नए दृष्टिकोण लाकर शासन में सुधार लाने का प्रयास करता है। इन लेटरल एंट्रीज में व्यक्तियों को 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। अनुबंध का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसकी उत्पत्ति और कार्यान्वयन कैसे क्या है वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार 2004-09 के दौरान पेश की गई और वर्ष 2005 में स्थापित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC द्वारा इसका दृढ़ता से समर्थन किया गया। बाद में नए कौशल और दृष्टिकोण लाने के लिए इसे वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये सब चीज़ें आपके प्री से रिलेटेड हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कब लाया, ठीक है। वर्ष 2017 में नीति आयोग ने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह द्वारा मध्यम वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर क्रमिकों की भर्ती के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश की थी। अब इसकी पात्रता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, निजी क्षेत्र सरकारों, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विषय विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में जिनका ट्रेड रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन पदों आवेदन करने के लिए क्या होंगे, वो पात्र होंगे, ठीक है। चयन मानदंड पेशेवर उपलब्धि, विषय वस्तु, विशेषता, विशेषज्ञता पर जोर देते हुए, यानी जिसका जो अच्छा होगा, जिसकी जो विशेषज्ञता होगी उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा। चलिए, सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री स्कीम के पक्ष में क्या तर्क हैं, ठीक है। तो विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता, तो ये सब आप पढ़ लेना है ना, मैं मेन हेडिंग बता देता हूँ आपको। दूसरा क्या है, नवाचार और सुधार, आप ये पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना।
छोड़ना नहीं है ये। आपको मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने के लिए काम आएगा वो। दूसरा क्या है, नवाचार और सुधार। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों या अन्य संगठनों में अन्य संगठनों से मूल्यवान अनुभव। ठीक है, अंतराल को भरना, अधिकारियों की जो कमी है उसको पूरा करना। ठीक है, अगला क्या है, कार्य संस्कृति में बदलाव लाना। अगला क्या है फिर इसमें, सहभागी शासन। ये सब आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में करा देता हूँ। फिर उसके बाद क्या, अल्पावधि, फिर निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखना, स्थायी अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव। अब देखो, अब इसकी जो आलोचनाएं की गई हैं वो क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं। एक तो अल्पावधि, दूसरा निष्पक्षता और तटस्थता रखना, बनाए रखना, ये सबसे बड़ी। दूसरा स्थायी अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव। देखिए कैसे, निष्पक्षता और तटस्थता कैसे, अगर किसी को 3 साल के लिए 5 साल के लिए चुना जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा। ठीक है, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, तटस्थ नहीं हो पाएगा वो। स्थायी जो अधिकारी हैं उनका मनोबल डाउन होगा, योग्यता आधार नियुक्ति में संभावित कमी आएगी। तो ये सब इसकी क्या है, आलोचनाएं हैं। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता की तरह पार्श्व प्रवेश भी लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रवेश मानदंड, नौकरी की भूमिका, कर्मियों की संख्या, प्रशिक्षण पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सकारात्मक बदलाव लाए। इसके अतिरिक्त व्यापक प्रशासन सुधार आयोग हेतु पारंपरिक वरिष्ठता आधारित प्रणाली में सुधार आए। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन लगाया मेंस का, सिविल सेवाओं के संबंध में सरकार की लेटरल एंट्री योजना क्या है, इसके गुण और दोष नेतार्थों पर चर्चा कीजिए। तो अगर आप इसको 2 बार, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन आपसे। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो समझिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता। अब संस्थागत मतलब जो संस्था है यूपीएससी के एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा की भूमिका सुधारों का सुझाव दीजिए। तो ये सुधार किए गए हैं। ये लेटरल एंट्री भी क्या है, एक सुधार है। ओके, चलिए आगे। समझ में आ रहा है ना पूरा कंटेंट। अगला क्वेश्चन हमारा डेली न्यूज़ से, डेली अपडेट से ही है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये है हमारा जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित। ये प्रीलिम्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, पनामा नहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जीडीपी, पनामा जल संधि, टेक्टोनिक विवर्तनी प्लेट्स, बाष्पीकरण। मेंस के लिए क्या है, जल संसाधन और समर रणनीतियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो टॉपिक का क्या है, पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। और जो पनामा नहर है उसका जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया वो समझिए। एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग पनामा नहर जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालीन अनावृष्टि की स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। इस स्थिति के कारण गैटुन झील में जल स्तर कम हो गया है, जिससे पनामा नहर के संचालन को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक समाधानों के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो पहला क्या, अनावृष्टि और जहाज़ों का कम आवागमन
पनामा नहर में लंबे समय से अनावृष्टि की स्थिति बनी हुई है, जो वर्ष 2023 के प्रारंभ में शुरू हुई। अक्टूबर 2023 में बारिश औसत से 43% 43% कम रही, जिससे 1950 के दशक के बाद सबसे शुष्क महीने के रूप में दर्ज हुआ। गैटुन झील में कम जल स्तर के कारण दिसंबर 2023 में नहर के माध्यम से नौवहन सामान्य प्रतिदिन 36 से 38 जहाज़ों से घटकर 22 जहाज़ रह गए। यानी अगर हम बात करें दिसंबर 2023 में नहरों के माध्यम से 36 से 38 बाहर जहाज़ चलते थे, उसके बाद से जहाज़ कितने रह गए हैं? 22। जहाज़ों के आकार पर प्रतिबंध। कम जल स्तर के कारण नहर में गुजरने वाले जहाज़ों के आकार को सीमित करना पड़ता है, क्योंकि बड़े भारी जहाज़ों के उथले जल में फंसने का अधिक जोखिम होता है। बड़े जहाज़ों के लिए झील जल निकाय में अधिक जल की आवश्यकता होती है। वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। अब इसका क्या पड़ेगा? वैश्विक शिपिंग का 5% हिस्सा पनामा नहर से होता है। ठीक है, यानी विश्व में जो भी जहाज़ चलते हैं, मतलब शिप के द्वारा जो भी ट्रेड होता है, उसका 5% कहाँ से होता है? पनामा नहर से होता है। इसलिए यहाँ होने वाले व्यवधान विश्व भर की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं और जीडी। अरे वो थोड़ा बंद हो गया था स्पेस की वजह से। ठीक है, अब क्या पनामा नहर के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या क्या हैं, यानी पनामा नहर के बारे में हम जानेंगे। 82 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम का मतलब क्या होता है? इसको मनुष्यों ने बनाया है, मानव द्वारा बनाया गया है ना। जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इन दोनों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पनामा नहर है वो किस किस को जोड़ती है। यह समुद्री व्यापार के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, इससे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा में लगभग 12,600 किलोमीटर की कमी आती है। बहुत बड़ी बात है, 12,600 किलोमीटर कम कर देता है ये न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा को। पहला जहाज़ 15 अगस्त 1914 को 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर से गुजरा था। अब हम पढ़ेंगे पनामा नहर का कार्य क्या है। यह एक परिष्कृत उच्च इंजीनियरिंग प्रणाली है जो जहाज़ों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए लॉक एंड एलिवेटर प्रणाली का उपयोग करती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि पनामा नहर जिन दो महासागरों को जोड़ती है वे समान ऊंचाई पर स्थित नहीं है तथा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, अटलांटिक से नहर में प्रवेश करने वाले जहाज़ को प्रशांत महासागर की ओर जाते समय ऊंचाई हासिल करनी होती है। यह लॉक सिस्टम का उपयोग करके पूरा किया जाता है। इसका वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, आप देख लेना कि कैसे काम करता है। ओके, लॉक्स में यह जल भर दिया जाता है ऊंचाई बढ़ने के लिए। क्या भर दिया जाता है? जल ऊंचाई बढ़ाने के लिए। जल निकाल दिया जाता है ऊंचाई कम करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ है इसमें। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कार्टून टाइप का वीडियो है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या है? भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का पुनरुद्धार। तो इसमें क्या दिया गया है? पिछले 5 वर्षों में 122 छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के परिदृश्य में मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को संबोधित करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया। आयोग द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला कि 27.8% स्नातक मेडिकल छात्र मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मन में आत्महत्या के विचार आए हैं। इससे प्रकट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए एक सुनियोजित नीति की आवश्यकता है।
अब जो मानसिक स्वास्थ्य होता क्या यानी मेंटल हेल्थ क्या है वो समझेंगे हम। परिचय। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण के एक स्थिति है जो लोगों के जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने एवं कार्य करने, अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाता है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग आसानी से पढ़ लेना। मैं इसकी PDF ग्रुप में डाल दूंगा और डेली की डेली मैं ग्रुप में डाला करूँगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लिया करना और प्रिंट करा लिया करना, ठीक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की पहचान भावनात्मक स्थिरता, प्रत्यास्थता, आत्मसम्मान और तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता होती है। इसमें सकारात्मक संबंध बनाए रखना और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की भी शामिल है। फिर मानसिक स्वास्थ्य दशाएं। मानसिक स्वास्थ्य दशाओं में मानसिक विकार, मानव सामाजिक निःशक्तता के साथ ही भारी तनाव, कार्य करने में बाधा, आत्म क्षति, जोखिम से संबंध अन्य मानसिक स्थितियां भी शामिल हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। हालांकि इससे जो एडिटोरियल वाला टॉपिक है उससे प्री के क्वेश्चंस बहुत कम बनती है, मेंस के क्वेश्चंस के लिए होता है। अब क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए वो है। पहला क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। दूसरा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम, ठीक है। फिर ये दिया गया है MHANS IGOT दीक्षा के बीच सहयोग। फिर आयुष्मान भारत, किरण हेल्पलाइन, मानस हेल्प, मोबाइल हेल्प। तो ये सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं आगे, तो आपको क्लियर होगा। अब भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना होगी, प्राथमिक देखभाल सेवाओं के एकीकरण और पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। मेडिकल छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही कार्यबल का गठन करना एक सकारात्मक कदम है। यहीं तक सीमित नहीं रखते हुए अधिक व्यापक उपायों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना, स्वास्थ्य के मूलभूत मानवाधिकारों को बनाए रखने, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण SDG 3 को आगे बढ़ाने के लिए यानी सतत विकास लक्ष्य 3 के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझिए। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। अभ्यास प्रश्न, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। जो योजनाएं चली थी वो कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। चुनौतियां क्या हैं, जो परेशानियां आ रही वो। अब क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा यानी जो मानसिक स्वास्थ्य ही है ये मातृ स्वास्थ्य, तो इसमें आपको सिर्फ जरा चिकित्सा उठा लेना, मातृ स्वास्थ्य देखभाल ये अलग आएगा, तो उसको हम उसमें कर लेंगे। क्लियर, चलिए अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स से हैं जो, और इसका सोर्स है वो इंडियन एक्सप्रेस। तो पहला टॉपिक क्या है, भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रमुख सुधारों की आवश्यकता। तो मतलब भारत की आर्थिक समृद्धि ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भारत को क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये चर्चा में क्यों रहा ये टॉपिक समझिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF
के उप प्रबंधक निदेशक ने विकसित अर्थव्यवस्था ठीक है, IMF के उप प्रबंधन निदेशक के विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मार्ग पर प्रकाश डालते हुए घरेलू स्तर पर संसाधनों के एकत्रीकरण, बुनियादी ढांचे में निवेश, महिला कार्यबल की भागीदारी, सुधार की आवश्यकता पर बल देना। भारत की आर्थिक समृद्धि हेतु कौन से सुधार आवश्यक है? पहला है GST सरलीकरण, ठीक है, यानी GST को थोड़ा सरल बनाया जाए। व्यक्तिगत आयकर आधार का विस्तार करना, ठीक है, फिर लक्षित सब्सिडी सुधार, कुशल कार्यबल और शिक्षा, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, रोजगार सृजन और नीतियाँ, भूमि एवं श्रम सुधार, ठीक है, बुनियादी अवसंरचना में निवेश। तो ये सब चीज़ें हैं भारत की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण। अगर इन चीज़ों पर सुधार किया जाएगा, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, तो भारत का जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी आगे कब तेज़ी से बढ़ेगा। अब हम अगर भारत के वर्तमान स्थिति की बात करें, भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित यानी डेवलप भारत बनाने का, डेवलप कंट्री करने का। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक है। वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने 7% की दर से वार्षिक समृद्धि दर दर्ज करते हुए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। तो अगर हमें और तेज़ी से बढ़ना है तो जो मैंने अभी बताए थे सुधार के जो कुंजी थी, वो मौद्रिक GDP वित्त वर्ष 2024 के लिए 3.54 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक GDP वृद्धि 2024 के लिए 8.2% अनुमानित की गई है, यानी 2024 खत्म होगी उसके बाद वास्तविक आएगी। आय स्तर के आधार पर विश्व बैंक का वर्गीकरण, वर्ष 2006 तक विश्व बैंक ने भारत को निम्न आय वाले राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्ष 2007 में भारत निम्न मध्यम आय समूह में परिवर्तित हो गया और तब से उसी वर्गीकरण में बना हुआ है। क्लियर? चलिए आगे। अब है हमारा ये रैपिड फायर। रैपिड फायर में पहला टॉपिक हमारा क्या है? कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं आपदा बॉन्ड। जिन्होंने निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न दिया अब जांच के दायरे में हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उन्हें जोखिम लाभ की गतिशीलता, विशेष रूप से कैरिबियन क्षेत्र में जारीकर्ता के लिए अनुसूचित रूप से नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। आपदा बॉन्ड या कैट बॉन्ड वित्तीय साधन है जो महत्वपूर्ण आपदाओं को जोखिम को वहन करने के बदले निवेशकों को उच्च रिटर्न देते हैं। ये बॉन्ड सामान्यतः बीमा कंपनियों, सरकारों द्वारा तूफान, भूकंप, बाढ़ जैसी विनाशकारी घटनाओं हेतु अतिरिक्त कवरेज प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कैट या कैटास्ट्रॉफी जो भी बॉन्ड है वो किस लिए है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसके लिए। तो ये बॉन्ड निवेशकों को आवधिक ब्याज भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यदि कोई पूर्व निर्धारित आपदा घटित होती है तो बॉन्ड को मूलधन का उपयोग जारीकर्ता के नुकसान को कवर करने के लिए किया जाता है। भुगतान की शर्तें बॉन्ड अनुबंध में परिभाषित ट्रिगर्स पर आधारित होती हैं, जो पैरामीट्रिक या क्षतिपूर्ति हो सकती है। ठीक है, अगला क्या है? 2024-25 के लिए नवीन संसदीय समितियों का गठन, यानी 2024-25 के लिए नवीन संसदीय समितियों का गठन किया गया। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष 6 नवीन संसदीय समितियों का गठन किया है।
सरकारी कार्यों के प्रबंधन में एक रणनीतिक कदम है। इन समितियों में लोक लेखा समिति सरकारी व्यय का प्रबंधन के लिए, प्राकलन समिति सरकारी व्यय की जांच और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, लोक उपक्रम समिति लोक क्षेत्र के उद्यम के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर केंद्रित समितियां हैं। ठीक है। नवगठित समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। विगत लोकसभा के विपरीत जहां समिति के गठन में प्राय चुनाव शामिल होते हैं, 18वीं लोकसभा में समितियों का गठन मुख्य रूप से आम सहमति से किया गया। भारत में संसदीय समितियों में जो कि ब्रिटिश संसद से ली गई है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि जो संसदीय समितियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 शक्तियां और विशेषाधिकार, अनुच्छेद 118 कार्य संचालन के लिए, ये सब प्री के क्वेश्चन हैं आपके लिए, है ना, कि जो समितियां होती हैं उनकी शक्तियां और विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है, कार्य संचालन को रेगुलेट करने के किस अनुच्छेद में है। ठीक है। भारत में संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां वे समितियां जिनका गठन संसद द्वारा लोक नीति या प्रशासन के विशेष क्षेत्रों के निपटान के लिए किया जाता है। वही तदर्थ समितियां अस्थायी समितियां होती हैं जिनका गठन विशिष्ट कार्यों या विशेष विधेयकों की समीक्षा के लिए किया जाता है, और बाद में उनका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। थोड़ा जल्दी हुआ है। अगर आप लोगों को लगा है कि जल्दी है या समझाने में थोड़ी कोई कमी है तो आप मुझे बताइए। ऐसा समझाने को कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पर कंटेंट के माध्यम से कराने का प्रयास किया था। ठीक है। तो आप इसको आसानी से पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। थैंक यू।